नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और चलो बने अर्थशास्त्री मुहिम के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण। उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण। तो साथियों, ये जो हम टॉपिक आज लेके आए हैं थोड़ा कठिन है। यूजीसी नेट के लिए ऐसा कोई वर्ष नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जिस समय इससे संबंधित कोई क्वेश्चन न आया हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बारीक से बारीक चीजें जो है तटस्थता वक्र विश्लेषण के संबंध में, इंडिफरेंस कर्व के संबंध में पूरी की पूरी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये बीए, एमए, 11, 12 सभी कोर्स में बराबर महत्वपूर्ण है। तो जिसका भी संबंध कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से है और जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि टॉपिक हमने थोड़ा बड़ा लिया है और हम कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में बहुत कुछ कवर कर दे, तो आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा बड़ा भी होगा। तो इसलिए प्लीज इसे स्किप न करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बात करते हैं हम उदासीनता वक्र विश्लेषण की। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास देखेंगे। उदासीनता वक्र विश्लेषण का इतिहास। सर्वप्रथम इसके संबंध में पहला विचार किसने दिया था? तो उदासीनता वक्र विश्लेषण अर्थात हम पहले उपयोगिता विश्लेषण की बात करें तो मार्शल के द्वारा उपयोगिता विश्लेषण दिया था और वो उपयोगिता सीमांत हासिल पर आधारित, और इसके अनुसार उपयोगिता को मापा जा सकता है, मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसको माप नहीं सकते, इसका मापना संभव नहीं है। जबकि मार्शल महोदय का कहना था कि इसे उपयोगिता को माप भी सकते हैं और मापने के लिए मुद्रा रूपी पैमाना है। किसी वस्तु के लिए हम जितने रुपए देने के लिए तैयार होते हैं वही उस वस्तु की उपयोगिता होती है। लेकिन सर्वप्रथम इसके संबंध में एजवर्थ की बात करते हैं। एजवर्थ द्वारा 1881 ईस्वी में उदासीनता वक्र विश्लेषण की बात की थी। हम बात करेंगे अभी उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या है, डिफरेंस कर्व क्या है। पहले इसका इतिहास देखेंगे। सर्वप्रथम उदासीनता वक्र विश्लेषण की अवधारणा हमारे सामने कौन लेके आया था? तो सर्वप्रथम लाए हैं एजवर्थ 1881 में, और इसके बाद में जो है पेरेटो, कल्याणकारी अर्थशास्त्री पेरेटो, और ये लेके आए हैं 1909 में, कहीं 1906 मिलता है पेरेटो 1909, और इसके बाद में स्लटस्की 1915। इन्होंने उदासीनता वक्र विश्लेषण की विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास किया था। लेकिन अभी तक जो है उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है प्रारंभिक स्तर पर ही है। इसकी विस्तृत व्याख्या की है 1934 में, 1934, एलन एवं हिक्स, दो अर्थशास्त्री एलन एवं हिक्स, इनके द्वारा उदासीनता वक्र विश्लेषण की विस्तृत व्याख्या की गई और एक लेख प्रकाशित हुआ, ए रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ डिमांड। ये इनका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ 1934 में, और उन्होंने उदासीनता वक्र विश्लेषण की विस्तृत व्याख्या की। 1939 एलन एवं हिक्स, इनकी फिर से एक बुक प्रकाशित हुई, वैल्यू एंड कैपिटल, और इस बुक में इन्होंने पूरी विस्तृत व्याख्या कर दी। तो बार बार ये इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता
तो सर्वप्रथम इसकी अवधारणा एजवर्थ 1881, पैरेटो 1919, लटस्की 1915, 1934 में एलन एम हिक्स और रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ डिमांड में, और 1939 एवं एलन एम हिक्स द्वारा वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। अब क्या है उदासीनता वक्र विश्लेषण? उदासीनता वक्र विश्लेषण क्या है और इसका आधार क्या है? तो सबसे पहले हम इसका आधार देखते हैं। तो इसका मूल आधार जो है, मूल आधार उपयोगिता विश्लेषण। मूल आधार क्या है इसका? उपयोगिता विश्लेषण। लेकिन मार्शल वाला उपयोगिता विश्लेषण नहीं, क्योंकि मार्शल ने अलग तरीके से किया और हिग्स द्वारा अलग तरीके से। मार्शल ने क्या बोला था? उपयोगिता को मापा जा सकता है, मतलब उपयोगिता की गणना की जा सकती है। उपयोगिता की गणना की जा सकती है, निरपेक्ष मापनीयता पर आधारित है। निरपेक्ष मापनीयता पर आधारित है। मार्शल का जो गणनावाचक विश्लेषण था वो काय के ऊपर था? उपयोगिता को मापा जा सकता है, मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, या निरपेक्ष मापनीयता पर आधारित है। लेकिन ये जो इसका मूल आधार है वो हिग्स की अवधारणा क्या है? इसकी अवधारणा ये है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये वस्तु हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है, ये उससे कम उपयोगी है, ये वस्तु उससे भी कम उपयोगी है, और ये अंतिम वस्तु तो और भी कम उपयोगी है, या ये अधिक, ये उपयोगी है, ये उससे अधिक, ये उससे अधिक, ये उससे अधिक। तो इस तरीके से उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, लेकिन सापेक्ष तुल्यता, दूसरा क्या? सापेक्ष तुल्यता, और इसके आधार पर क्रमवाचक विचार, ऑर्डिनल थ्योरी, ये कार्डिनल और ये ऑर्डिनल, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जो उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता, इसका दूसरा नाम होता है तटस्थता वक्र विश्लेषण। ये जो दोनों, ये अवधारणा है, ये क्रमवाचक विचार ऑर्डिनल थ्योरी पर आधारित है। क्लियर हो गया एकदम? ऑर्डिनल थ्योरी या ऑर्डिनल व्यू पॉइंट पर आधारित है। क्या है उदासीनता वक्र विश्लेषण? हम इसे अच्छे से देखेंगे। उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र से तात्पर्य एक ऐसे वक्र से है, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रस्तुत करता है जिससे
उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। क्लियर? क्या है उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र विश्लेषण? तटस्थता वक्र अथवा उदासीनता वक्र से तात्पर्य एक ऐसे वक्र से है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, अभी हम देखेंगे, उसका उदाहरण भी लेंगे, प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रस्तुत करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, समान स्तर का संतोष प्राप्त होता है। और जब समान स्तर का संतोष प्राप्त होता है, इस कारण उपभोक्ता तटस्थ होता है। समझ में नहीं आता कौन सा जो संयोग है उसे वो प्राप्त करे। क्लियर हो गया? उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र से तात्पर्य एक ऐसे वक्र से है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रस्तुत करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, और जहां पर उपभोक्ता जो होता है वो तटस्थ होता है। उपभोक्ता जो होता है वो तटस्थ होता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या है। एक एग्जांपल देते हैं तो ये जो परिभाषा हमने पढ़ी है वो एकदम समझ में आ जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ा कि इसकी जो अवधारणा है सर्वप्रथम एजवर्थ के द्वारा 1881 में, उसके बाद पैरेटो, फिर स्लटस्की, फिर हिग्स, एलन आदि अर्थशास्त्री इससे कंटिन्यू जुड़ते चले गए। तो हम एक उदाहरण लेते हैं और यह है संयोग, ये है संयोग, और दो वस्तुएं लेना है हमें। यह है एक्स वस्तु और यह है वाई वस्तु, और संयोग ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये एग्जाम्पल जो है हमारा काल्पनिक है, जितने चाहे उतने हम संयोग ले सकते हैं। एक्स वस्तु वाई वस्तु के स्थान पर कोई भी वस्तु भी हम बदल सकते हैं। अब एक्स वस्तु को हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 8। अब y वस्तु में देखते हैं तो 40 32 25। मैंने पहले बताया ये जो आंकड़े मैं लिख रहा हूं ये काल्पनिक है, हम जो चाहे वो आंकड़े लिख सकते हैं, बस आंकड़े कैसे होंगे ये मैं बता दूंगा। 25 19 14 10 7 और ये 3। अब देखिए यहां पर मान के चलो ये पपीता है, ये क्या है पपीता है, और ये केले है, ये क्या है केले है। अब उपभोक्ता के पास में साधन सीमित होते हैं तो उसके जेब में इतने ही पैसे रखे हुए हैं कि वो एक पपीता खरीद लेता है, 40 केले खरीद सकता है। इतने ही पैसे हैं और उससे उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब यदि उसे पपीता की संख्या में वृद्धि करना है तो केलों की संख्या में कमी करना पड़ेगा क्योंकि साधन सीमित है। यदि वो 2 पपीता लेता है तो केले कितने ले पाएगा 32। फिर यदि पपीता की संख्या और बढ़ा देता है, 3 पपीता लेता है तो केले ले पाएगा वो 25, 4 पपीता लेता है तो 19। अब धीरे धीरे क्या होता है पपीता उसके पास ज्यादा होते जा रही है और केले उसके पास कम होते जा रहे हैं, तो केलों का भी धीरे धीरे महत्व उसके लिए बढ़ते जाएगा। जब वो 4 पपीता लेता है तो केले मात्र 19 ले पाता है, फिर 1 पपीता और बढ़ा देता है तो उसमें 5 जो है वो कम करना पड़ेगा, 14 ले पाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते जाता है दूसरी वस्तु की मात्रा में अपने आप कमी होते जाती है। और इसे संतुष्टि का स्तर, चाहे वो 1 पपीता 40 केले ले ले या 4 पपीता 19 केले ले ले या 8 पपीता और 3 केले ले ले, उसे समान उपयोगिता प्राप्त होती है। इसलिए उपभोक्ता भी कंफ्यूज है, तटस्थ है, उदासीन है कि ये 8 संयोगों में से कौन सा संयोग वो चुने, 8 संयोगों में से कौन सा संयोग वो चुने। अब इसे हम एक वक्र के रूप में दर्शाते हैं तो ये होगा हमेशा O, ये होगा X और ये होगा Y, O X और Y।
यहां पर y लिखा है तो हम यहाँ पे y वस्तु दर्शाएंगे, और या x है तो मतलब x वस्तु, या इसे कहेंगे हम पपीता एक एग्जाम्पल के रूप में, और इसे हमने लिया केले। तो यहाँ पर 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यदि देखते हैं तो ये 1 है तो ये कितना है 32, फिर 2 है तो ये धीरे 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 क्या होते जाएगा, कम होते चला जाता है। तो इसे बोलते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। इसे क्या कहते हैं हम, इंडिफरेंस कर्व। तो ये हमें एक वक्र प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, आईसी वक्र या इंडिफरेंस कर्व। तो इसी तरीके से बनता है कि जैसे जैसे एक वस्तु के उत्पादन में इसमें एक वस्तु के उपभोग में कमी की जाती है, दूसरी वस्तु के उपभोग में वृद्धि हो जाती है, या एक वस्तु के उपभोग में वृद्धि की जाती है तो दूसरे वस्तु के उपभोग में जो है अपने आप कमी होते चलती है। तो ये उदासीनता वक्र विश्लेषण को हमने एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। और ये जो संयोग है, हमने ये भी बताया कि एक ही वस्तु के एक से अधिक ऐसे ढेर सारे संयोग होते हैं जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे ये संयोग ले लो तो भी उतनी संतुष्टि प्राप्त होगी, ये संयोग ले लो तो भी उतनी संतुष्टि, चाहे इसको ले लो, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और नियम क्या है, एक वस्तु का जैसे जैसे उपभोग वो बढ़ाता जाता है, दूसरी वस्तु का उपभोग धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे उपभोग, ये तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। कुछ मान्यताओं पर ये आधारित है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे पहले से ही हम स्थिर मानकर चलते हैं। तो नंबर 1, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है और यही मान के चलते हैं और यही हम बनाना भी चाहते हैं। चलो बने अर्थशास्त्री, इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर उपभोक्ता जो है वो विवेकशील हो, अपनी कम आय को व्यवस्थित तरीके से ऐसा व्यय करे कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है। उपभोक्ता की आय स्थिर है। उपभोक्ता की आय स्थिर है और उपभोक्ता को इस बारे में पूर्ण जानकारी है कि मेरी इतनी आय है। उपभोक्ता की आय जो है स्थिर है। उपभोक्ता एक समय में दो वस्तुएं उपयोग करता है। दो वस्तुओं के ऊपर ही ये नियम लागू होता है। तीसरी वस्तु जब आ जाए तो ये उसमें शामिल नहीं होता है। उपभोग की जाने वाली वस्तुएं, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं समरूप व सजातीय है। समरूप व सजातीय है। जैसे पहले हमने एक पपीता फिर दो पपीता लिया, तो ये दो पपीता है तो दोनों पपीता कैसे होने चाहिए, सजातीय, समरूप होना चाहिए, एक जैसे रंग रूप आकार में एक जैसे होना चाहिए, छोटी या बड़ी नहीं होना चाहिए। तो उपभोग की जाने वाली वस्तुएं समरूप व सजातीय है। उपभोक्ता को वस्तुओं की कीमतों की पूर्ण जानकारी है। उपभोक्ता को वस्तुओं की कीमतों की पूर्ण जानकारी, दोनों वस्तुएं, वस्तु X और वस्तु Y, दोनों की कीमतों की पूर्ण जानकारी है। समय विशेष में
वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं। समय विशेष में वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं। समय विशेष में वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं। उपभोक्ता को अपनी पसंद के आधार पर वस्तुओं का चयन करने की स्वतंत्रता है। वस्तुओं का चयन करने की स्वतंत्रता है। जो उसे वस्तु पसंद है वो उसे कम या अधिक क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार हमने तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं देखी कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील है, उपभोक्ता की आय स्थिर है, उपभोक्ता एक समय में केवल 2 वस्तुएं उपयोग करता है, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं समरूप व सजातीय है, उपभोक्ता को वस्तुओं के कीमतों की पूर्ण जानकारी है और समय विशेष में वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं और उपभोक्ता को अपनी पसंद के आधार पर वस्तुओं के चयन करने की स्वतंत्रता है। तो हमने देखा उदासीनता वक्र का एक उदाहरण दिया और एक उदासीनता वक्र भी बनाया था। हम चाहे तो इसे और डिटेल में बता सकते हैं इसके आधार पर कि ये उदासीनता वक्र कैसे बनता है। तो देखो, जब हमने पपीता 1 ली तब केले कितने लिए थे? 32। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। फिर नहीं सॉरी, जब 1 लिया था तब 40, 2 लिया तब कितना है? 32, 3 जब लिया तब 25, 4 जब लिया तब 19, 5 जब लिया तब 14, 6 जब लिया तब 10, 7 जब लिया तब 7 और 8 जब हमने लिया था तब कितना था? 3। और इन बिंदुओं को हमने मिला दिया था और उसके आधार पर हमने उदासीनता वक्र बनाया था। ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमने पहले थोड़ा शॉर्ट में बना दिया था। IC है ना, इंडिफरेंस कर्व। तो इस तरीके से उदासीनता वक्र विश्लेषण हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब मेरे ख्याल से मैं अपनी बात एकदम समझाने में सफल रहूंगा कि उदासीनता वक्र कैसे बनता है। मित्रों, आगे जो हमारा टॉपिक है अगले इसमें हम अभी पढ़ेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं, कि उदासीनता वक्र कैसे बनते हैं। अभी ये हमने बात की थी कि उदासीनता वक्र विश्लेषण पे प्रत्येक जो संयोग होता है वो समान संतुष्टि प्रदान करता है। लेकिन ये हम एक उदासीनता वक्र की बात कर रहे हैं। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो दूसरा उदासीनता वक्र विश्लेषण उससे आगे बनता है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो दूसरा उदासीनता वक्र विश्लेषण उससे आगे बनता है और यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो तीसरा उदासीनता वक्र विश्लेषण उसके पीछे बनेगा। तो जैसे जैसे आय बढ़ते जाएंगे उदासीनता वक्र आगे की ओर खिसकते जाएंगे और जैसे जैसे आय कम होते जाएगी उदासीनता वक्र पीछे की ओर खिसकते जाते हैं। तो इस प्रकार हम उदासीनता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं देखेंगे कि उदासीनता वक्र विश्लेषण कैसे बनते हैं। तो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे 11वीं का हो, 12वीं का हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल या यूजीसी नेट, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2, किसी भी विषय संबंधित ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण की पहली विशेषता पढ़ी हमने, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अर्थात ढाल ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण का जो ढाल होता है ऋणात्मक होता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। चाहे कितने भी उदासीनता वक्र विश्लेषण बनाए, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं और इनका ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। दूसरा, उच्च उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। उच्च उदासीनता वक्र, जैसे ये वाला IC1 है और उससे ऊंचा कौन सा IC2 है, तो हमेशा IC2 जो है IC1 से ज्यादा ही उपयोगिता दिलाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे उच्च उदासीनता वक्र प्राप्त होंगे और हर अगला जो उदासीन वक्र होगा वो अधिक संतुष्टि को प्रदान करता है। तो इसी प्रकार जो नीचे वाला उदासीनता वक्र होगा वो कम संतुष्टि को इंगित करता है, कम संतुष्टि प्रदान करता है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को या परस्पर काटते नहीं है। देखो हमने 3 उदासीनता वक्र बनाए हैं, IC3, IC1 और IC2। तीनों एक दूसरे को काटते नहीं है। इस तरीके से उदासीनता वक्र बनेंगे, ऐसे नहीं। ऐसे उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। एक उदासीनता वक्र दूसरे उदासीनता वक्र को कभी काटता नहीं है। आगे पीछे बनते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है। उदासीनता वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। ये जो उदासीनता वक्र है, हमने देखा कि ये वाला इधर भी देखो, यहाँ पर कभी भी एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। एक्स या वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करते, चाहे उदासीनता वक्र कितने भी आगे बने हो या कितने भी पीछे बने हो, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर कॉन्वेक्स होते हैं। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं। क्या क्या विशेषता पढ़ी अपन ने? उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र जो उच्च उदासीनता वक्र होगा वो अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। निचला वाला जो उदासीनता वक्र होता है निम्न संतुष्टि को प्रदान करता है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है और उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को मतलब अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं और उदासीनता वक्र जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीनता वक्र गोलाकार होते हैं। गोलाकार हो सकते हैं, होते नहीं है, हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो उदासीनता वक्र है ये बढ़ते जाएगा इधर और इस तरह एक निर्धारित स्तर के बाद घटते जाएगा। तो इस तरीके से वो गोलाकार हो सकते हैं, लेकिन ना तो अक्षों को स्पर्श करते हैं और ना ही एक दूसरे को वो काट सकते हैं। तो इस तरीके से उदासीनता वक्र विश्लेषण की हमने मुख्य विशेषताएं पढ़ी हैं कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात ढाल जो होता है ऋणात्मक होता है। उच्च उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है। उदासीनता वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं।
उदासीनता वक्र गोलाकार होते हैं। इसकी एक विशेषताएं यदि देखें तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, इनके बीच में सीमांत प्रतिस्थापन जो दर होती है वो घटती हुई होती है। जैसे हमने देखा कि एक पपीता 40 संतरे, दूसरी पपीता तो 32 संतरे, मतलब एक पपीता को प्राप्त करने के लिए हमने 8 संतरे कम किए थे। लेकिन तीसरी पपीता और फिर देखा था 25 संतरे, मतलब अब 7 संतरे कम हुए थे। तो धीरे धीरे जो संतरों के बीच का जो गैप हो रहा था वो कम हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे संतरे की संख्या हमारे पास घट रही थी, उसके लिए हमारे मन में जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो बढ़ते जा रही थी। तो इसी को बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। और एक महत्वपूर्ण बात, दुर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। दुर्बल क्रमबद्धता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम मान्यताओं में लिखेंगे, मान्यताओं में नोट करेंगे कि जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है, तटस्थता वक्र विश्लेषण है, जो दुर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। दुर्बल क्रमबद्धता पर आधारित है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने पढ़ा उदासीनता वक्र क्या है, उदासीनता वक्र विश्लेषण की अवधारणा कौन लेके आया और कैसे कैसे उसका विकास हुआ, उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं क्या क्या है, और उदासीनता वक्र विश्लेषण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जो उदासीनता वक्र विश्लेषण का ये पार्ट भी होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर या घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, और बजट रेखा या कीमत रेखा, और उदासीनता वक्र विश्लेषण पर संतुलन कैसा होता है, उसके ऊपर पढ़ने वाले कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव हम पढ़ेंगे। और मित्रों, एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्राप्त होगा जिसमें आप लोगों के सभी प्रकार के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो है वो देखना न भूलें, और समय पर अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो हमारा वीडियो आप लोगों ने देखा, हमारे उत्साह को बढ़ाया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।